गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज हमारा है 9th चैप्टर व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसके कुछ एमसीक्यू और एमसीक्यू की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, जहाँ पे नहीं आ जाएगा वहाँ पे हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे या उसको सर्कल कर लेंगे, ताकि जो नहीं है उस पर हमारी नज़र अच्छे से रहे। ठीक है, इसकी वजह से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रोंग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी है, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च है उसकी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। सी है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। डी है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। जो दक्षिण भारत है वहाँ पे रोम के व्यापार के प्रमाण के स्वरूप में अनेक रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। सॉरी। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। दक्षिण भारत सोने, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ से भी एक आंसर बनता है कि काले सोने के नाम से किसको बुलाते थे? काली मिर्च को। ठीक है, सी देखेंगे, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे केवल आ जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, हवाई जहाज़ के दौरान भी जाते थे। ठीक है, सड़क के रास्ते भी जाते थे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो गलत है, उन्होंने पूछा कि क्या सही नहीं है, तो जो गलत ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या है, दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन के सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तो जो गलत है वही उन्होंने पूछा है, तो गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे इसकी व्याख्या देख लेंगे। उत्तर क्या है इसका? सी है। व्याख्या क्या है? कथन ए बी डी सही है, परंतु सी गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीकी या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो व्याख्या है उनसे भी आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। चलिए सेकंड देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। तो मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है। जो मूवेंदार है क्या है? एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए कई बार क्या है, क्वेश्चन में से ही भी आंसर बन रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पूछ भी सकते हैं कि मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है। तो मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। और यह कैसा शब्द है? यह एक तमिल शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो मूवेंदार है इसके बारे में बताना है। ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया या सरदार। तो जो तीन मुखिया है उसके लिए मूवेंदार शब्द की इसके लिए इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लेंगे। मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर और
पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मूवेंधार का, जो है 3 मुखिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, चोल चेर पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके बारे में बताना है। फर्स्ट है, पुहार और मदुरई इनके दोनों जो है महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। सेकंड है, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। तो ऑप्शन भी है आप लोगों के सामने और आंसर भी टिक होके मिल रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। पुहार और मदुरई इनके जो है महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र थे। ठीक है, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। किनके बारे में बात हो रही है? चोल चेर और पांड्य के शासकों के बारे में। ठीक है, व्याख्या देख लेंगे। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। चोल चेर और पांड्य के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इन 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक था चोलों का पतन पुहार, कौन सा था? एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पत्तनम, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो पांड्यों की राजधानी क्या हो गई? मदुरई। ठीक है, ऐसे आप लोगों को दे देंगे, जैसे पांड्यों की राजधानी दे देंगे तो आपको मैच इट करने के लिए दे देंगे, इधर मदुरई लिख देंगे, इधर पुहार लिख देंगे। ठीक है, इधर कावेरी पत्तनम लिख देंगे। तो ऐसे आप लोगों के सामने जो है ये चीज़ आ जाएगी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो पांड्य हैं उनकी राजधानी क्या है? मदुरई। ठीक है, चोलों का पतन पुहार या कावेरी पत्तनम। ठीक है, ये 3 मुखिया चोल चेर पांड्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन बन सकता है कि क्या वो सारा ही धन अपने पास रख लेते थे? तो अपने पास नहीं रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच भी वो चीज़ जो है धन को बांट देते थे। क्वेश्चन 4 देखेंगे। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? जो दक्षिणापथ है उसके स्वामी कौन कहे जाते हैं? सातवाहन, कुषाण, चोल या चेर? तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन है? सातवाहन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दक्षिणापथ के स्वामी कौन हो गए? सातवाहन। व्याख्या देख लेंगे। 3 मुखिया चोल चेर पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन हुआ? राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतम बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। उसकी माँ का नाम क्या हुआ? गौतम बलश्री। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, दक्षिणा जो है सातवाहन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 देखेंगे। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जो रेशम जहाँ पे बनाया जाता था वो तकनीक का आविष्कार कहाँ शुरू हुआ? भारत, यूनान, यूरोप या चीन? तो जो चीन है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ पे रेशम बनाने का आविष्कार जो है सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन देख लेंगे, व्याख्या देखेंगे। देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा था। चीन वालों ने जो है दुनिया से छिपाए रखा हजारों सालों तक। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी जो है पश्चिम की ओर
फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, तो अच्छे से व्याख्या को भी देखेंगे और आंसर को भी देखेंगे, क्वेश्चन को। ठीक है, व्याख्या के अंदर से भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऑप्शन निकल जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 6 है हमारा। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कथन और कारण है, असर्शन और रीज़न। कथन क्या है, असर्शन क्या है? कुछ शासक जो है रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। क्यों? क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा उसमें से सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। एक बार दोबारा देख लेंगे। रेशम मार्ग पर कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे जो है प्राप्त होते थे, इसीलिए। ठीक है, तो देखेंगे व्याख्या क्या है इसकी। व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। ठीक है, इसीलिए जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा है। चलिए, क्वेश्चन 7 है हमारा। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं आ गया तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि उन्होंने पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, तो ये तो ठीक है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य जो है शक्तिशाली केंद्र थे, तो ये भी ठीक है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में जो कौन थे? कुषाण थे। तो जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो गलत है वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेंगे। ए, बी, डी सही है परंतु सी गलत है। क्यों है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का एक हिस्सा थी। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। और इसमें क्या बोला गया है? नील नदी के मुहाने। ठीक है, इसमें बोला गया है नील नदी, और जाती कहाँ थी? सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका जो है उपयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है एक आंसर क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखेंगे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या नागार्जुन? बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से क्या बना एक क्वेश्चन कि जो अश्वघोष हैं वो किसके दरबार कवि थे? तो कनिष्क।
ठीक है। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 देखेंगे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई जो है धारा महायान का विकास हुआ। इस नई धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेत रूप में जो है दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। तो जिन बच्चों ने जो है थ्योरी क्लासेस ली है या जो बच्चे हमारे नोट्स के जरिए रिवीजन कर रहे हैं उनको पता होगा कि बुद्ध की जो है पहले जो मूर्तियाँ होती थी उनके दौरान जो है संकेत करके उनकी उपस्थिति जताई जाती थी और अब बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो ऑप्शन ए ठीक है। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, तो ऑप्शन बी भी हमारा ठीक है। तो ए और बी दोनों हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों हमारे ठीक हैं। व्याख्या देखेंगे, दोनों कथन सही हैं। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। तो बोधिसत्व किन्हें कहा जाता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी जो है लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गई। ठीक है, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म जो है ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। बी देखेंगे सेकंड, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की जो है आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे सामने केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। दोनों ही हमारे जो है दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। व्याख्या देखेंगे, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इनके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों को थेरवाद नामक बौद्ध धर्म जो है कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 देखेंगे। इसमें तो आंसर ही भी आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन नहीं है आई थिंक, कोई बात नहीं, आंसर तो है आप लोगों के सामने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध तीर्थयात्री का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो आप आंसर ही पढ़ लेंगे। पहले फासियान आया जिसको फायान भी बोला जाता है, स्वांग आया जिसको ह्वेंत्सांग भी बोला जाता है, और लास्ट में क्या कौन आया? इत्सिंग आया। ठीक है, पहले कौन आया? फासियान, स्वांग और इत्सिंग। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, भारत की यात्रा पर फासियान मतलब फायान भी बोला जाता है उसको, लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया। स्वांग जो है 1400 वर्ष पूर्व आया। इत्सिंग जो है लगभग इससे 50 वर्ष बाद आया। किससे? जो स्वांग है जिसको ह्वेंत्सांग भी बोला जाता है। नाम भी कैसे कैसे हैं चीनी यात्रियों के। ठीक है, ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। चलिए
क्वेश्चन 12 है हमारा, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, असम से या तमिलनाडु से? तो विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से जो है विष्णु की वराह रूप की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, व्याख्या के साथ है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखेंगे। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं को हमें अंडरलाइन कर लेना है। भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ये ठीक है। भक्ति की चर्चा भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते हैं। भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन से भी हमें पता चल रहा है भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ये ठीक है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है, ये भी ठीक है। भक्ति आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देती है, ये गलत हो गया। तो जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भक्ति मार्गी जो है आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर नहीं देती है। तो व्याख्या देख लेंगे एक बार। देवी देवताओं की पूजा का चरण मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ। इसमें शिव, विष्णु तथा दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे जो है भक्त उसे देखना चाहते हैं। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही जो है दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भगत अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। ये शिव भक्ति अप्पार एक बड़ा जो है भूस्वामी वेल्लाल था। तो बड़े भूस्वामी को क्या कहा गया? वेल्लाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 देखेंगे। केरल के ईसाइयों असर्शन और रीजन है, कथन और कारण। केरल के ईसाइयों की सीरियाई ईसाई कहा जाता था। क्यों? क्योंकि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, केरल के ईसाई को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। ठीक है, जो ये ठीक है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई ज़्यादा बोलते बोलते। चलिए, तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेंगे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ? पूर्व पश्चिम एशिया में हुआ। कब हुआ? लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। केरल के ईसाइयों
को जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। अतः विकल्प ए हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आज थोड़ी सी लेंदी हो गई क्योंकि ऑप्शन के जो हमारी व्याख्या थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही सही है, व्याख्या भी आप लोगों के सामने आ गई है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग देखते हैं, चाहे कितने भी देखें, 100, 50, 150, तो जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो मैं आप लोगों के सामने कंटेंट लेके आ रही हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।